बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 2। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। और इस लेक्चर से एक एमसीक्यू कंफर्म आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे समझने की कोशिश करें। ओम्स लॉ, इससे पहले हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम is known as electric current. Ali series books by ACA. क्लियर होगी बात। अब यहां पे अगर हम एक मेटल ले ले, एक मेटालिक कंडक्टर कंसिडर करें, ये मेटालिक कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। आप लोगों को पता होता है कि जो मेटल्स होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इसमें है तो क्वेश्चन एराइज होगा कि देयर इज अ करंट और नॉट। फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन फिर भी करंट यहां पर क्या है, वो है जीरो, बिकॉज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मेटालिक कंडक्टर इज रैंडम। दैट्स व्हाई इट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट है, ये क्या करता है, खत्म करता है। क्लियर हो गई बात। जब ये खत्म करता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। दैट्स व्हाई करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज जीरो। नाउ अब यहां पे इस मेटालिक कंडक्टर को हम अप्लाई करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। यहां पर आ गया पॉजिटिव और यहां पर आ गया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा टुवर्ड अ पॉजिटिव चार्ज, ड्रिफ्ट हो गई है। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट, इस डायरेक्शन में पहले था रैंडम डायरेक्शन में, लेकिन जब ये फील्ड अप्लाई हुआ तो ये इस डायरेक्शन में क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, पुश हुआ। ये पुश किसने लगाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई किया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन ने जो वेलोसिटी गेन किया, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बराबर है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड या 10⁻⁻3 सेंटीमीटर पर सेकंड या 10⁻⁻2 मिलीमीटर पर सेकंड। फेडरल बुक पे, फेडरल का जो टेक्स्ट बुक है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 10⁻⁻3 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई बात। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, उस तरफ नहीं जाता क्योंकि अपनी ओम्स लॉ की तरफ आ रहा हूं। अब यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में इसने क्या किया, मोशन स्टार्ट किया। जब डायरेक्शन सेम हुआ तो क्या बन गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, सॉरी करंट प्रोड्यूस हो गया। करंट प्रोड्यूस हुआ अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव है, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन मोशन करता है फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव। अब अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा करंट होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा या कन्वेंशनल करंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा या कन्वेंशनल करंट होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, अब ओम क्या कहता है, ओम कहता है यहां पे जो करंट प्रोड्यूस होता है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, अप्लाइड वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस होता है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा करें तो करंट ज्यादा होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस को कम करे तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। एंड दिस इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। मेन पर्पस ऑफ ओम क्या था? पर्पस ऑफ ओम था टू फाइंड द रिलेशनशिप, टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ वो क्या है? वो ये है कि I is directly proportional to V। पोटेंशियल की इंक्रीज से जो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंक्रीज होता है। वोल्टेज की डिक्रीज से, वोल्टेज की डिक्रीज से जो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर होगी बात? नाउ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाई तो क्या होगा, I is equal to constant into V। K क्या है? K है ओम्स कांस्टेंट। K is equal to ओम्स कांस्टेंट और ये बराबर है किस चीज के, 1 डिवाइडेड बाय R, या ये बराबर है किस चीज के, G के बराबर है। एक बात याद रखें, यहां पर I is directly proportional to V। टेम्परेचर क्या होगा इस केस में? टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो मुझे ये बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, लास्ट में मैं इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दे कि ओम्स लॉ कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, वो बता दीजिए। कहां पर एप्लीकेबल है वो छोड़े, कहां पर एप्लीकेबल नहीं है वो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। लेक्चर के लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नाउ K इज इक्वल टू 1 बाय R एंड K इज इक्वल टू G। तो यहां पे I बराबर हो गया किस चीज के, I बराबर हुआ V डिवाइडेड बाय R, या इसको मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू G इनटू V। I इज इक्वल टू GV या I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, दोनों सही है। अब ये G क्या है, ये R क्या है? G यहां पर है कंडक्टेंस शो करता है। क्या शो करता है? कंडक्टेंस शो करता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और ये R क्या है? ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है बताता हूं, और ये बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। यहां पर एक बात याद रखो कि रेजिस्टेंस R and conductance G is independent on number first voltage। वोल्टेज पर यह डिपेंड नहीं करता। एंड नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों पर ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता। क्लियर होगी बात? I इज इक्वल टू V बाई R, ये हमारा मेन इक्वेशन है, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ है, ठीक है? I इज इक्वल टू V बाई R, मेरे साथ याद रखो, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, या R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, या V इज इक्वल टू I इनटू R। ठीक है? ये आ गई करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता किस चीज पर, वोल्टेज और करंट पर। कब डिपेंड नहीं करेगा? जब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो। टेम्परेचर को हमने वेरिएबल रख दिया तो फिर डिपेंड करेगा,
लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां पर आप लोग देखें I इज इक्वल टू जी एन टू वी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि G बराबर है किस चीज के, I डिवाइडेड बाय V के बराबर है, और V बराबर है I डिवाइडेड बाय G के बराबर है। V इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय G, G इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय V, या I इज इक्वल टू G इनटू V। ये क्या है, ये है ओम्स लॉ। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर मैं लिखता हूं R, ये बात याद रखिए। नाउ अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्लोप क्या देगा और एरिया अंडर आई एंड वी ग्राफ क्या देगा। देखो, तो यहां पे हम ड्रॉ करेंगे v along x एक्सिस एंड I along y एक्सिस, और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं ग्राफिकल लाइन। अब ये लाइन हमें क्या देता है, क्या हम स्लोप के बारे में पढ़ते हैं या एरिया के बारे में? तो देखो, अगर मैं स्लोप यहां पर कहूं तो स्लोप बराबर है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा y, तो डेल्टा y पर क्या है, डेल्टा i, डेल्टा x पे क्या है, डेल्टा v। i डिवाइडेड बाय v क्या देता है, i डिवाइडेड बाय v हमें देता है 1 ओवर रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस। ठीक है, सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो स्लोप है, इसका स्लोप ये हमें देता है कंडक्टेंस। क्या देता है, कंडक्टेंस या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप लोग स्लोप को यहां पर याद रखो कि ये स्लोप देता है आपको कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस कब देगा, देखो दोनों में फर्क क्या है, रेजिस्टेंस कब देगा, चलो यहां पे बनाते हैं। अगर आप x एक्सिस पे I ड्रा करें और y एक्सिस पे आप वोल्टेज को ड्रा करें, और यहां पर आ गया ग्राफिकल लाइन, अब स्लोप क्या देगा, देखो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, राइट। नाउ डेल्टा y किसके बराबर है, डेल्टा v के बराबर है, ये आ गया डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा i। ठीक है, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा i, तो डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा i क्या देगा, यहां पर देखो डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा i, तो ये स्लोप आपको देगा रेजिस्टेंस, ये आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव यू कंडक्टेंस। ये बात याद रखो, वी आई ग्राफ रेजिस्टेंस, आई वी ग्राफ कंडक्टेंस, और दोनों में जो एरिया है वो हमें क्या देगा, पावर देगा। ठीक है, क्या देगा, पावर देगा। यहां पर देखो एरिया अंडर आई वी ग्राफ, आई वी ग्राफ ये हमें देता है पावर, क्या देता है, पावर देता है। आई वी ग्राफ इज इक्वल टू पावर का मतलब क्या हुआ, देखो एरिया ये बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो आई इंटू वी, आई वी क्या है, ये पावर देता है, ये बात याद रखो। एरिया अंडर आई वी ग्राफ, या यहां पर भी अगर आप लोग देखें एरिया अंडर वी आई ग्राफ, तो ये भी आपको देगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये भी आपको देगा वी आई, ये आपको क्या देता है, आई वी, ये आ गया पावर, और ये भी आ गया क्या, पावर आ गया। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V की इंक्रीज से I इंक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहां पे जो स्लोप होगा, ये जो ग्राफिकल लाइन होगा, ये होगा स्ट्रेट इंक्लाइन, नॉट अ स्ट्रेट, ये बात याद रखो,
स्ट्रेट इंक्लाइंड होगा, लेकिन स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेट क्यों नहीं होगा? मिसाल के तौर पर देखो, यहां पर मैं कहता हूं कंडक्टेंस जीरो है। कंडक्टेंस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंडक्टेंस जीरो है तो ग्राफिकली शो करे कि कंडक्टेंस कहां पर जीरो है। तो आसान ही बात है, यहां पर देखिए, ये आप ड्रा करें आई और ये आप ड्रा करें वी। तो कंडक्टेंस कब जीरो होगा? जब करंट में चेंज नहीं आ रहा। जब करंट में चेंज नहीं आ रहा, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं वोल्टेज में चेंज आ रहा है लेकिन करंट में चेंज नहीं आता। जब करंट में चेंज नहीं आता तो कंडक्टेंस क्या होगा? जीरो। अब जीरो क्यों? चेंज नहीं आ रहा। वोल्टेज में कैसे चेंज आएगा? इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज की इंक्रीज या डिक्रीज से करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ये बात याद रखो। क्लियर होगी बात? तो यहां पे हम इसको नहीं ले सकते। कांस्टेंट क्या रखना है? करंट को कांस्टेंट रखना है। तो करंट को हम कैसे कांस्टेंट रखेंगे? फिर तो ओम्स लॉ ही गलत हुआ, क्योंकि वोल्टेज की इंक्रीज से करंट इंक्रीज होगा। अब यहां पर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और करंट अपनी जगह पर है, करंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज द वायलेशन ऑफ ओम्स लॉ। या रेजिस्टेंस को जीरो करे तो कैसे रेजिस्टेंस को जीरो करोगे? ठीक है, वो तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, ओम्स कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात? बाज़ औक़ात लोग जो है वो जज्बातों में आते हैं, वो लिखे जी इज इक्वल टू जीरो और यहां पर लगाते हैं आई इंटू वी। ठीक है, और आई पे देखो, अगर हम स्लोप देखें यहां पर तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये तो ठीक है, हमारे पास जी जीरो आता है। जी हमारे पास क्या आता है? जीरो। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इट इज नॉट पॉसिबल। वोल्टेज की इंक्रीज से करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज की डिक्रीज से करंट डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यहां पे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, करंट अपनी जगह पर है, करंट कांस्टेंट है। ठीक है, विच इज द वायलेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये बात अपने जहन में याद रखिए। क्लियर होगी बात? नाउ अब यहां पर मिसाल के तौर पर एक ग्राफ में ड्रा करूं, ये आगे V और ये आगे I। ये आगे एक ग्राफिकल लाइन, ये आगे दूसरा ग्राफिकल लाइन। यहां पर एंगल है 30 डिग्री और यहां पर एंगल है 45 डिग्री। ये 1 और ये 2। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में बचे बताइए कि कंडक्टेंस कहां पर ज्यादा होगा? कंडक्टेंस 1 ग्रेटर होगा कंडक्टेंस 2 से, या कंडक्टेंस 2 ग्रेटर होगा कंडक्टेंस 1 से, या कंडक्टेंस 1 बराबर होगा कंडक्टेंस 2 के? इज इट पॉसिबल? इसमें कौन सा करेक्ट होगा? क्या ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, या ये करेक्ट है? करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है? अगर इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट क्यों है? ये जवाब दे रहे। शाबाश, कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए कि स्लोप ऑफ 1 एंड 2, ये दो ग्राफ है, ग्राफिकल लाइंस के बने, एक 30 डिग्री पर है और दूसरा है 45 डिग्री पर। इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा? अभी कमेंट सेक्शन में बोले। शाबाश, बता दीजिए। नाउ अच्छा, ठीक है, अब यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है G1 इज ग्रेटर देन G2। ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये जो स्लोप है बेटा, ये स्लोप हमें देता है क्या? G देता है। इसका स्लोप की बात करो, और ये बराबर है किस चीज की? टेंजेंट थीटा के बराबर है। जब टेंजेंट थीटा के है तो वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो G1 इज ग्रेटर देन, नहीं 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 नहीं, यहां पर ये G2 ग्रेटर होगा, सॉरी फॉर इट, G1 से वैल्यू पुट करेगा यहां पर। ठीक है, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, तो ये क्या देता है? 1 डिवाइड बाय 2 और ये अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 खत्म हुआ, ये देता है 1 ओवर अंडर रूट 3। और cos टेंजेंट 45 ये किस चीज के बराबर है?
ये 1 के बराबर है। ठीक है, इस तरह आ सकता है कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका रेशो जो है आप भी मालूम कर सकते हो कि रेशो क्या होगा, G1 डिवाइडेड बाई G2 क्या होगा, G2 डिवाइडेड बाई G1 क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि G1 डिवाइडेड बाई G2 क्या होगा, या G2 डिवाइडेड बाई G1 क्या होगा, या G2 G1 के कितने टाइम बराबर है, या G1 G2 के कितने टाइम बराबर है। तो इस फॉर्मूले से हम इसको मालूम कर सकते हैं। अब सिमिलरली इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस के लिए मालूम करें तो यहां पर मिसाल के तौर पर V और यहां पर क्या है, I है। ठीक है, और ग्राफिकल लाइन ये हमारा आ गया, क्या ग्राफिकल लाइन आ गया, ये हमारा आ गया ग्राफिकल लाइन, ये हमारा आ गया ग्राफिकल लाइन। यहां पर है 30 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि R1 डिवाइडेड बाई R3 क्या है, या R3 डिवाइडेड बाई R2 क्या है, या R2 रेशो R1 क्या है। इसको मालूम करें और कमेंट सेक्शन में जवाब दे दे। वही एंगल है, वही टेंजेंट थीटा है, उसी फार्मूले पे सॉल्व करें। क्लियर हो गई बात। तो ये कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ओम्स लॉ है। ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक मटेरियल आपने नाम सुना होगा। ओमिक मटेरियल के लिए यही ग्राफिकल लाइंस होते हैं। वो मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसको हम कहते हैं ओमिक मटेरियल्स, और वो मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, जिसका ग्राफ इस तरह स्ट्रेट नहीं हो, वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है तो वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपने साथ नोट करें और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दें। क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी टर्न अ बल्ब, टर्न ऑन अ बल्ब, is Ohm's law is applicable or when it or not। जब हम लाइट को ऑन करें तो क्या ओम्स लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देते। ठीक है, ये ओम्स जो है कौन से लाइट कौन से मटेरियल से बना हुआ है, लाइट का फिलामेंट किस मटेरियल से बना हुआ है, तो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये आ गया ओम्स लॉ के बारे में। नाउ अब मैं जा रहा हूं रेजिस्टर की तरफ। रेजिस्टर क्या है, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टर। यहां पे लिखा हुआ है जहां पूरा हो सके डॉक्टर बनने का ख्वाब। तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, चलो वो तो आप लोगों का काम है, लेकिन यहां पे इंशाल्लाह आप लोगों का 100% फिजिक्स, 100% केमिस्ट्री, 100% बायोलॉजी मिलेगा। क्लियर है। तो ये हमने सही लिखा है, जहां पूरा हो सके डॉक्टर बनने का ख्वाब, फिजिक्स बनने का ख्वाब, इंजीनियर बनने का ख्वाब। ठीक है, हर एक चीज यहां पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। नाउ आ जाइए रेजिस्टर की तरफ। रेजिस्टर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टर। रेजिस्टर एक सर्किट एलिमेंट आपने पढ़ा है, कहां पर, चैप्टर नंबर 11 में। और चैप्टर नंबर 11 में कहां पर पढ़ा है, कैपेसिटर में पढ़ा है कि कैपेसिटर क्या होता है, कॉम्बिनेशंस क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से हम रेजिस्टर को भी पढ़ेंगे। रेजिस्टर क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कॉम्बिनेशंस क्या है, किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टर क्या है, अ डिवाइस which is used for the what, opposition of flow of charges is known as resistor। एक क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों से पूछता हूं, जवाब दे दे। जब रेजिस्टर का काम है अपोजिशन ऑफ चार्जेस, तो फिर हम सर्किट में रेजिस्टर क्यों लगाते हैं।
अगर रेजिस्टर का काम है अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो फिर सर्किट में हम एक्स्ट्रा रेजिस्टर क्यों लगाते हैं, जवाब दे कमेंट पे। सो रेजिस्टर का काम है अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या अपोजिशन ऑफ करंट, सिंपल आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस में, रेजिस्टर में इसका एक क्या प्रॉपर्टी है, कैपेबिलिटी है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। आपने पढ़ा है, इसका अगर मैग्नीट्यूड हम मालूम करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, देखो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या I इज इक्वल टू V बाई R, या R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे वोल्टेज और ये आगे करंट, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा कि इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है। बट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इन दोनों पर यह डिपेंड नहीं करता, इन दोनों पर यह डिपेंड नहीं करता। क्यों डिपेंड नहीं करता? क्योंकि हमने टेम्परेचर को रखा हुआ है कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर को वेरिएबल करें तो फिर रेजिस्टेंस में भी फर्क आएगा, ये बात याद रखो, ठीक है। तो यही पॉइंट मैं दोबारा दोहराता हूं कि रेजिस्टेंस is independent on number first voltage and number second current, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता। जब इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता तो किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो लिखो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो लिखो नंबर फर्स्ट लेंथ ऑफ अ वायर, कंडीशन क्या होगा, एरिया ऑफ अ वायर रिमेन कांस्टेंट, लेंथ को बढ़ाए रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को कम करे रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। शर्त ये है कि क्या कांस्टेंट हो, एरिया कांस्टेंट हो। नंबर टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेंथ ऑफ अ वायर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। आपने लेंथ को कांस्टेंट रखा, ये देखिए आप लोग, है कोई वायर वगैरह, चलो ये वायर यहां पे इसका लेंथ मैंने कांस्टेंट रख दिया। अब यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं इसका एरिया बढ़ाता हूं, तो एरिया आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस जो अपोजिशन है फ्लो ऑफ चार्ज का वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एरिया को इस पॉइंट पे जो एरिया है उसको कांस्टेंट रखें, फिर जितना लेंथ इंक्रीज कर रहे हो उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and resistance is inversely proportional to area। जब resistance is inversely proportional to area है, देखिए इसके साथ मैं लिखता हूं एरिया के साथ इनवर्स है तो रेडियस ऑफ द स्क्वायर इसके साथ इनवर्स होगा और डायमीटर स्क्वायर के साथ भी क्या होगा, इनवर्स होगा। इन सब में यही एक केस है कि लेंथ ऑफ अ वायर शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर R इज इक्वल टू हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में कि R ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है अभी से तो आप लोगों को पता है, लेकिन मैं अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या दूसरा नाम क्या है मैं नहीं बताता, चलो उस लेक्चर में मैं बताऊंगा। रेजिस्टेंस is directly proportional to length and inversely proportional to area। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहां पर तीसरा भी एक चीज है इसके साथ जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड, रेजिस्टेंस उन चीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि मटेरियल अगर हम डिफरेंट ले ले तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल मीडियम, डिपेंड्स ऑन मटेरियल मीडियम, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा। सेम रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो भी क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा। क्लियर होगी बात। नाउ टेंपरेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहां पे एक टॉपिक है टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में ही मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ
a resistance depends upon a temperature, अगर हम टेम्परेचर को वेरिएबल रखें। फिलहाल हमने यहां पर क्या रखा हुआ है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो फिर इन चीजों पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर को आपने वेरिएबल रख दिया तो फिर क्या होगा, इनवर्स होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर होगी बात। नाउ अब यहां पर रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ अ वायर के इंक्रीज के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एरिया ऑफ अ वायर के डिक्रीज इंक्रीज के साथ जो यहां पे रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाँ जी, ده هو دي اوريدي اللي كانوا ده बोलो मैं बोल रहा बस सही है खैर। अब यहां पे छोड़े अब यहां पे छोड़े, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल मीडियम। ठीक है, देखिए यहां पे आप लोग, अगर मैं वायर को स्ट्रेच करूं फिर क्या होगा, या वायर को कंप्रेस करूं फिर क्या होगा, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स लिखवाता हूं, एमसीक्यूज नहीं लिखवाता। ठीक है, एमसीक्यूज यहां पे नहीं करवाता, वो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल में, तो वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक वायर को हम स्ट्रेच करें, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, एक वायर को हम कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें तो क्या होगा, वायर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। जब हम एक वायर को स्ट्रेच करें तो लेंथ इसका क्या हुआ, इंक्रीज, और इसका एरिया क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज तो एरिया डिक्रीज हुआ। जब एरिया डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, जितना लेंथ इंक्रीज हुआ है। अगर लेंथ बाय स्ट्रेचिंग डबल हुआ है तो एरिया हाफ होगा। अगर लेंथ 3 टाइम इंक्रीज हुआ है तो एरिया 3 टाइम कम होगा। ये बात याद रखो। वॉल्यूम ऑफ अ वायर इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा इस केस में, कांस्टेंट होगा। देखो मिसाल के तौर पर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं 2 टाइम्स, तो यहां पे एरिया क्या होगा, हाफ होगा। एरिया क्या होगा, हाफ होगा। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट आता है, इससे नहीं आता, चलो मालूम करते। वॉल्यूम ये बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। न्यू वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम लेंथ को चेंज करें, या गया 2L और ये आगे L डिवाइडेड बाय 2, सॉरी A डिवाइडेड बाय 2, 2 खत्म हुआ, आगे L मल्टीप्लाई बाय A, ये बन गया किस चीज के, वॉल्यूम। तो देखो न्यू वॉल्यूम वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, अगर अब यहां पे क्वेश्चन आ गया कि लेंथ को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। लेंथ को हम डबल करेंगे बाय स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मैंने क्या कहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया है ये हाफ हुआ है। एरिया हाफ हुआ है तो आपको तो पता है resistance is directly proportional to L and inversely proportional to area. New resistance L prime into A prime, यहां पर देखिए L prime कितना है 2L डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा R प्राइम, ये होगा 4 और यहां पर आएगा L बाय 1 से आएगा R, तो ये 4 टाइम इंक्रीज हुआ। कितना टाइम इंक्रीज हुआ, 4 टाइम। अगर मैं यहां पर L प्राइम इज इक्वल टू 3L करूं तो एरिया प्राइम कितना डिक्रीज होगा, एरिया डिवाइडेड बाय 3, तो आर कितना होगा, आर प्राइम ये होगा 9R। ठीक है, अगर मैं एल प्राइम को 4L करूं, ए प्राइम कितना डिक्रीज होगा, ए डिवाइडेड बाय 4, शाबाश। आर प्राइम कितना होगा 16 टाइम ऑफ आर। अगर एल प्राइम मैं 5 टाइम करूं, ए प्राइम कितना डिक्रीज होगा, 5 टाइम, जबरदस्त। और आर प्राइम कितना होगा 25R। ठीक है, इसी तरह अगर एल प्राइम को मैं 6 टाइम इंक्रीज करूं बाय स्ट्रेचिंग, तो एरिया प्राइम 6 टाइम क्या होगा, डिक्रीज। आर प्राइम कितना होगा 36 टाइम ऑफ आर। तो अप टू सो ऑन हम कहते हैं कि अगर एल प्राइम हम इन एल टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं तो
यहां पर ए प्राइम कितना डिक्रीज होगा, ए डिवाइडेड बाय एन। और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा इन स्क्वायर ऑफ आर। रेजिस्टेंस क्या होगा, इन स्क्वायर ऑफ आर, ये बात याद रखो। रेजिस्टेंस हो गया इन स्क्वायर टाइम ऑफ आर। देखो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is 20 ohm, is what, 20 ohm, if we increase या we stretch increase the length of a wire 2 times by stretching, the new resistance will be, new resistance कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, आप 20 ओहम है, मैंने वायर को स्विच किया, डबल कर दिया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल, आपको तो पता है आर प्राइम इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम ऑफ आर, अगर एल प्राइम कितना हो, एन एल, लेंथ को मैंने डबल कर दिया, 2l कर दिया, तो ये क्या होगा, 4r होगा, r कितना है, 20 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इक्वल टू 80 ओम। कितना हुआ, 80 ओम। बात सुनिए, गलती करते, लेंथ को डबल करें तो कहते हैं r कितना हुआ, 20 ओम हुआ, लेकिन यहां पर एरिया तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एरिया बाय स्ट्रेचिंग एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो यहां पर फार्मूला यूज करेंगे आप, कौन सा, ये वाला फार्मूला यूज करोगे। क्लियर होगी बात, अगर लेंथ को हम डिक्रीज करें, ये तो स्ट्रेचिंग की बात हो गई, अब कंप्रेस्ड की बात करें, कंप्रेस्ड, तो कंप्रेस्ड के बाद क्या है, मतलब जब हम एरिया को बढ़ाएं, 2 एरिया करें, तो इसका मतलब लेंथ हाफ हो गया। हमने इस बॉडी को कंप्रेस किया, ये वायर है देखो, इसमें तो इंसुलेटर है, इस वायर को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इसका लेंथ कितना होगा, डिक्रीज होगा, और इसका एरिया क्या होगा, वो बढ़ेगा, तो एरिया जब डबल हो जाए, इसका मतलब लेंथ डिक्रीज हुआ है, कितना, हाफ हो गया, तो फिर रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस होगा R डिवाइडेड बाय 4 होगा, R डिवाइडेड बाय 4 किस तरह आता है, इसे फार्मूले में पुट करें, R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 इंटू A, जिस तरह हमने यहां पर किया, तो L प्राइम की जगह L बाय 2 और A प्राइम की जगह 2A, ठीक है, तो R प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय 4A, या R प्राइम इज इक्वल टू क्या, 1/4 मल्टीप्लाई बाय L बाय A, L बाय A किसके बराबर है, R के बराबर है, तो R प्राइम हो गया R डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो ये आ गया, एरिया प्राइम को अगर हम डबल करें तो लेंथ प्राइम हाफ होगा, रेडियस क्या होगा, R डिवाइडेड बाय 4 होगा। क्लियर होगी बात। अब यहां पर अगर एरिया प्राइम मैं ट्रिपल करूं, एल प्राइम कितना होगा, 3 टाइम कम होगा, रेजिस्टेंस प्राइम कितना होगा, R डिवाइडेड बाय N होगा, 9 होगा, ए प्राइम 4A, तो एल प्राइम कितना होगा, L डिवाइडेड बाय 4, रेजिस्टेंस कितना होगा, R डिवाइडेड बाय 16, ए प्राइम 5A करूं, बोलो शाबाश, एल प्राइम कितना होगा, L डिवाइडेड बाय 5, रेजिस्टेंस कितना होगा, R डिवाइडेड बाय 25, शाबाश। तो यहां पर जनरली हम लिखते हैं ए प्राइम इज इक्वल टू एन ए, ठीक है, तो एल प्राइम कितना होगा, एल डिवाइडेड बाय एन, तो फिर आर प्राइम कितना होगा, आर प्राइम होगा आर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर होगा। तो स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग के लिए अलग अलग है, और यहां पर जब एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ के साथ डायरेक्ट है, लेंथ कांस्टेंट है तो एरिया के साथ इनवर्स है। क्लियर होगी बात। अब स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग में आप रेडियस और डायमीटर के साथ भी कंपैरिजन करें, हम कह सकते हैं, बात गौर से याद रखें, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, एल स्क्वायर हो गया, ठीक है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऑफ एल। देखो देखो देखो, किधर के किधर के किधर के किधर के, ये वाला, ये वाला,
एल प्राइम इज इक्वल टू एन एल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इन स्क्वायर ऑफ आर हुआ। तो मैंने इस वजह से यहां पर कह दिया है कि यहां पर क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये क्या हुआ, ये स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेचिंग। लेंथ को डबल करें, यहां पर फिर से देखो वो फार्मूले में है अलग से। यहां पर देखिए आर प्राइम क्या होगा, जब एल प्राइम को हम 2l करें तो वेरी पुट के 2 तो 4, आर प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ आर। यहां पर लिखवा चुका हूं, एल प्राइम इज इक्वल टू 2l, तो आर प्राइम कितना होगा, 4r होगा, ठीक है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है। नाउ नंबर 2 हम लिख सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, सिंपल मैंने बता दिया, ठीक है। एरिया को बढ़ाए रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया को कम करे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये वायर क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, कंप्रेस। तो फिर इस केस में हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4 एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी पावर 4, ठीक है। यहां पर आर स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर अपनी जगह पर है, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से ये आर पावर 4 और ये आ गया आर पावर 4 आ गया, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पे कि ओम्स लॉ कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका जवाब है ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एन आइडियल केस। रियल केस में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज we can't kept a temperature constant. That's why Ohm's law is only applicable for what ideal cases. ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हर जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। That's the lecture about Ohm's law. इंशाल्लाह मैं इस पे एक डिटेल लेक्चर और एक दूसरा भी अपलोड करूंगा जिसपे सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, ट्रिक्स एमसीक्यूज, क्योंकि इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर में अगर मैं बोलूं, अगर मैंने लेंथ को इंक्रीज किया, 2% इंक्रीज किया, 4% इंक्रीज किया, 100% इंक्रीज किया, ठीक है, 400% इंक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। लेंथ को मैंने 40% इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, डिक्रीज किया तो कितना होगा। तो इसके लिए अलग से ट्रिक्स है, तो वो मैं एमसीक्यूज बेस पे आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ गया, समझ आ गया, तो कमेंट सेक्शन में डन लिखिए। बहुत सारा ख्याल लगेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।